तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग्स जो हैं अगर इनको ब्रेक किया जाए या बिल्डिंग्स जो बनती हैं वो कुछ ब्रिक्स से, और ब्रिक्स जो होते हैं वॉल को अगर आप ब्रेक करोगे तो कुछ ब्रिक्स आएंगे, और ब्रिक्स को भी अगर आप तोड़ते हो तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, और ब्रिक्स और उन छोटे टुकड़ों को भी अगर हम फर्दर डिवीज़न करते हैं तो कुछ एक स्मॉल पार्टिकल्स आ जाएगा। और इसको फिर से अगर हमने सपोज़ करो और ब्रेक किया तो इसके बाद ये ब्रेक करने के बाद ये और छोटे से पीसेस में बन जाएंगे। यहाँ पे 4 और 5 एटम से ये फिर और छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगे। फिर इनका और जब हम फर्दर डिवीज़न करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में बन जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी का कॉम्पोजिशन कोई चीज़ बन रही है तो छोटे छोटे पीसेस से मिल के बन रही है। तो सेम एज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर इंडियन फिलोसफर हुए, कुछ ग्रीक के फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपनी फ़िलॉसफी दी थी कि अगर कोई मैटर है, जैसा कि हमने अभी सेकंड चैप्टर पढ़ा था मैटर्स, तो अगर हमारे पास कोई मैटर है और हम उस मैटर का फर्दर डिवीज़न करते जाए और उनको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते चले जाए तो वो जो स्मॉल पार्टिकल है एक टाइम ऐसा आएगा जो उन पार्टिकल्स का फर्दर डिवीज़न होना बंद हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे इंडियन फिलोसफर महर्षि कंद थे, उन्होंने बताया कि ये जो पदार्थ है अगर हम इनको डिवाइड करते चले जाए तो इनका एक ऐसा स्टेज आएगा कि इनका डिवीज़न होना बंद हो जाएगा, और उस छोटे से पार्टिकल को उन्होंने परमाणु बताया था। सेम इसी तरह से ये इंडियन फिलोसफर नहीं, ग्रीक फिलोसफर थे हमारे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने बताया था कि अगर हम मैटर को एक डिवीज़न करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब उनका डिवीज़न होना बंद हो जाएगा, और उन्होंने उस छोटे से पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया था। ठीक है, बट ये सब स्टेटमेंट थी, और इस स्टेटमेंट का जो प्रूफ आया तो इस स्टेटमेंट का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो हुआ था वो जब एंटोनियो लेविजर ने 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दे दिए थे। जो कि 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से थे? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वैसे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 टाइप के हैं, बाकी के जो 3 टाइप है हम इसे अपनी बड़े हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे बच्चों। जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस स्टेटेड एज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका ये मतलब होता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैटर क्या है, मैटर इज़ द अमाउंट ऑफ मास कंटेन बाय बॉडी। इट मीन्स दैट ना तो हम मैटर को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस होता क्या है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसको अगर हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो सपोज करो ये एक कोई रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हुई और एक प्रोडक्ट मिल गया AB। ठीक है, तो ये जो मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, A का मास और B का मास, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए। जब हमारे पास प्रोडक्ट आया AB उसके मास के इक्वल में। ठीक है, तो जब हम एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो इसका जो मतलब होगा वो ये निकल के आएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में, क्योंकि मास का तो ना तो हम क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसका आप एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन एटम है और वो ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल मिल रहा है बच्चों वो वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है। हाइड्रोजन का अगर आप मास को टोटल करते हो तो टोटल वी विल गेट 4 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है बच्चों 32 ग्राम। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास जो टोटल मास आ गया बच्चों वो 36 ग्राम आ गया। आप इसी तरह से आप जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालते हो तो वो भी आपके पास 36 ग्राम है। इट मीन्स दैट ना तो आपका मास बढ़ा है और ना ही घटा है, विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ जो है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। जैसे हम H2O को लेते हैं, H2O को हमने बस 18 ग्राम लिया है, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, 18 ग्राम H2O में अगर हम हाइड्रोजन का मास मेज़र करें बच्चों
और 18 ग्राम में हाइड्रोजन का जो मास होता है हमें जैसे पता है 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन का मास और 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन का मास। वैसे अगर आप मोलर मास निकालते हो तो 2 ग्राम ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों, और 16 ग्राम जो है हमारा ऑक्सीजन का मास है, 2 ग्राम जो है हमारा हाइड्रोजन का मास है। तो इनका जो रेशो आता है वो 1:8 आएगा। आप कितने ग्राम भी ले लो, जैसे आपने 36 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल लिया है ना, 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो इसमें जो आपने जब 36 ग्राम लिया है तो इसमें 32 ग्राम तो ऑक्सीजन एटम होगा और 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो बच्चों हमने 36 ग्राम वाटर लिया है, H2O लिया है, बट हमें पता है H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो 1:8 है। हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन का जो मास होगा 8 होगा। तो इसमें हम अगर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करें तो यहाँ पे जो 2 पार्ट्स आएंगे उन दोनों का जो सम होगा टोटल ओवरऑल, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जितने में भी डिवाइड करें तो उनका जो मास होगा वो 1:8 में आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ग्राम होगा बच्चों और यहाँ पे 32 ग्राम होगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम होगा हमारे पास और 32 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन एटम होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यही था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो आते हैं, जब ये सारी चीज़ें पोस्टुलेट्स गिवन हो गए, जैसा कि आपने पढ़ा कि एटम्स थे, एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका जो एक किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट डिवीजन है जिनका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता। ऐसा इंडियन फिलोसफर ने भी कहा, फिर उसके बाद डेमोक्रिटस आ गए, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। फिर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया जिसको एंटोनियो लेविज़र ने बताया था। फिर इन्हीं सारे पोस्टुलेट्स को कलेक्ट करके जॉन डाल्टन्स ने एक डाल्टन्स पोस्टुलेट्स दिया। इन जॉन डाल्टन ने इन्हीं सारे पॉइंट्सों को एक जगह कलेक्ट कर दिया और उन अपनी एक पोस्टुलेट्स बना दी, जिसमें से कि सबसे पहला पार्ट इन्होंने यही बताया कि जितने भी मैटर हैं, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिल करके बनते हैं। तो पहला पॉइंट आपको वैसे भी पता है कि ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने भी बताया कि मैटर जो है उसको अगर हम डिवाइड करते जाए तो एक छोटा पार्टिकल आएगा जिसका फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, एंड दैट इज सेम फ्रॉम द एटम की डेफिनेशन से आपको पता चल जाता है। सेकंड, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा बच्चों कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट एंड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये किसको प्रूफ करता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करता है। थर्ड, अगर आप देखो बच्चों, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को पढ़ने के लिए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को हम करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स। जैसे हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्वीट बॉक्स हैं। स्वीट बॉक्स है हमारे पास 2 टाइप के, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। हम यहाँ पे ये मेज़र करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है वो रसगुल्ले हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास बच्चों गुलाब जामुन है। ठीक है, इसको अलग अलग टाइप के रखते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट था, उन्होंने बताया कि अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मतलब यही एक एलिमेंट है जहाँ से हमने एटम्स को कलेक्ट किया है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। तो अगर आप एटम्स एक ही एलिमेंट से लेते हो तो वो सेम हो गए, उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। तो अगर मैंने इसी बॉक्स से सपोज करो 2 लड्डू उठा लिए, 2, और ये दोनों के दोनों रसगुल्ले हैं, तो वो उनकी जो स्वीटनेस होगी, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी, देखने में वाइट होंगे, वो स्वीटनेस में भी इक्वल होंगे बच्चों। तो ये ही कुछ इनका थर्ड पॉइंट है। ये बताते हैं कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो मुझे पता है अगर मैं इसी डब्बे में से रसगुल्ले को लेऊंगा तो वो सारे के सारे जो जितने भी लड्डू उठा लूँ मैं, वो सारे के सारे रसगुल्ले होंगे और वो दिखने में भी सफ़ेद होंगे और उनकी स्वीटनेस भी सेम होगी। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन प्रॉपर्टी का मतलब है आप एक ही लड्डू को उसी डब्बे से उठा रहे हो। ठीक है, तो वो देखने में भी सेम होंगे। लेकिन अगर सपोज करो आपने एक लड्डू इस बॉक्स से उठाया है और एक लड्डू इस बॉक्स से उठाया, तो आपने डिफरेंट बॉक्स से उठाया है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन मास एंड डिफरेंट इन। तो आप बताओ, जो रसगुल्ले होते हैं वो वाइट होते हैं
और जो आपके गुलाब जामुन होते हैं वो थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं, ग्रे बैगनी कलर के होते हैं। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट होगी। तो अगर आप डिफरेंट एलिमेंट से उठा रहे हो यानी कि डिफरेंट बॉक्स से उठा रहे हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो एटम्स है वो मिल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखेंगे बच्चों, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, जो विच विल प्रूफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो जितने भी एटम हैं अगर वो कंबाइन होते हैं तो एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, जिससे वो एक एटम को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखोगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन है बच्चों और ऑक्सीजन है। इनका रेशो क्या है, 1:2। एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो इनका रेशो फिक्स है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास H2O है, तो यहाँ पे जो अगर हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है तो इनके जो नंबर है 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि इसमें जितने भी एटम है वो एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होंगे। फिफ्थ पॉइंट आते हैं बच्चों, हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों, सिक्स्थ पॉइंट आता है कि द रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड लोगे उनके साथ जो एलिमेंट आ रहा है या एटम आ रहा है उनका जो नंबर होगा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे H2O है तो मैं यहाँ H3O नहीं लिख सकता। अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ तो वहाँ पे 3 की जगह पे 2 ही आएगा। ये होता है हमारा लॉ। ये जो बता रहा है फिफ्थ पॉइंट कि आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे CO2 है तो आप इसे CO2 ही लिखोगे। जब आप इसे CO लिख लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बच्चों, अब अगर हम एटम की डेफिनेशन बोले तो एटम क्या है। तो एटम जैसे आप देख रहे हो बच्चों कि अगर ये बिल्डिंग बन रहा है तो ये बिल्डिंग किससे बन रहा है, तो जैसे आपने देखा ये बिल्डिंग इन एटम्स की ही वजह से बन रहा है। ये एटम ही है जो कंबाइन होते 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 एक ब्रिक्स का फॉर्म ले रहा है और ब्रिक्स के बाद ये वॉल फॉर्मेशन कर रहा है और वॉल के बाद ये एक बिल्डिंग को बना रहा है। तो व्हाट इज़ एन एटम, एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। तो एटम क्या है बच्चों, किसी का भी बिल्डिंग ब्लॉक है, कोई भी मैटर जो बन रहा है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चले बच्चों तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट लेता है वो एटम लेता है, ठीक है बच्चों। एटम इतने छोटे होते हैं जिसे हमें बहुत ही बड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। हम उसे वेयर आई से नहीं देख सकते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं जिनके एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए हम एक स्पेशल मेजरिंग यूनिट का यूज़ करते हैं जिसे नैनोमीटर बोलते हैं। एंड 1 नैनोमीटर इज़ व्हाट 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है बच्चों। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर जो होती है -9 मीटर होती है। फिर एटम के बच्चों रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो जब जॉन डाल्टन्स ने पोस्टुलेट्स दिए तो उन्होंने एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ना कुछ सिंबल्स का यूज़ किया, पिक्चराइज्ड सिंबल का। तो जितने भी एटम्स थे उन्होंने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स के यूज़ दिए। जैसे कि आप देख रहे होगे बच्चों, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया और बीच में डॉट बना दिया। कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना करके उसमें ग्रे शेडेड कर दिए। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिर्फ सर्कल बना दिया और उसको वाइट छोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन एक प्योर होता है बच्चों, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए उन्होंने कुछ मर्सिडीज जैसा सिंबल बनाया, सल्फर के लिए आपको प्लस साइन दिखेगा, इसी तरह की कुछ पिक्चराइज सिंबल। तो जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिंबल का यूज़ किया था किसी भी एलिमेंट्स के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बर्जीलियस ने कुछ सजेस्ट किया था। बर्जीलियस ने बताया था कि इसके बाद हमारे वर्जीलियस आ गए साइंटिस्ट। वर्जीलियस ने बताया कि जितने भी एटम है उनको सिंबल की जगह पे अगर हम उनके लेटर से रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बर्जीलियस ने बस सजेस्ट किया था बच्चों। और उसके बाद फिर हमारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आती है जो इन सारे एटम्स को अल्फ़ाबेट्स उनके लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको उनके लेटर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, तो उनको उनके लेटर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कुछ ऐसे एटम आते हैं जिनका सेम अल्फ़ाबेट्स होता है, जैसे कि एल्युमिनियम और आर्गन, तो उनको 2 लेटरों के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि जो सेकंड लेटर होगा बच्चों वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा।
बड़े वाले को कैपिटल लेटर से, अगर किसी में 2 लेटर आ रहे हैं तो दूसरे वाले को स्मॉल लेटर से। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैटिन नेम का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे बच्चों, लैटिन नेम में आते हैं हमारे पास सोडियम। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। पोटेशियम के होता है इसका एटॉमिक सिंबल, और इसे हम पोटेशियम लिखते हैं लेकिन इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो लैटिन नेम होता है बच्चों, सोडियम का नेट्रियम नाम होता है और पोटेशियम का केट्रियम नाम होता है। सिमिलरली गोल्ड होता है बच्चों, तो गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को Ag से, मरकरी को Hg से। तो ये सब वो एटम्स हैं जिनके हमने लैटिन नेम से इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देख सकते हो बच्चों, जैसे कैल्शियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, तो ये सारे के सारे लेटर जो है सी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम सारे एटम को सी से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसी वजह से इन एटम को इनके सेकंड लेटर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम में सी और ए, कार्बन है तो सिर्फ सी, क्लोरीन है तो Cl, आपके पास कोबाल्ट है तो CO, कॉपर है तो Cu, सिमिलरली फ्लोरीन है तो F। आपका आयरन जो होता है बच्चों उसके लिए Fe होता है, ये इसका लैटिन नेम है। आयरन का जो होता है फेरस बोलते हैं इसको लैटिन नेम में। क्लियर है बच्चों, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक्स नाम है, यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम है और इनके सिंबल्स हैं, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आते हैं एटॉमिक मास पे। तो जिस तरह से हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, सिमिलरली हम ना एटॉम के जो मास है उनको भी मेजर्स करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या है बच्चों? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब इसके बाद देखो, जो IUPAC है उन्होंने एटॉमिक मास को U से रिप्रेजेंट किया। तो किसी का भी एटॉमिक मास क्या होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC? सबसे पहले एटॉमिक मास को किसी भी चीज़ से कंपेयर करके हम मेजर करते हैं। जैसे हमारा आज के टाइम में जो वेटिंग सिस्टम होता है उसमें वॉट बनाते हैं, वो भी किसी इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिससे हम वॉट बनाते हैं, फिर उस वॉट से हम किसी भी चीज़ को तौल करके फिर भेजते हैं, इसी तरह से मेज़र करते हैं। तो हमारे जो एटम है उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट ली गई, किसी एटम से कंपेयर किया। तो पहले जो कंपेयर करते थे बच्चों ऑक्सीजन से कंपेयर करते थे, फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से अब जो एटम्स है उनको अगर हम वेट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो कार्बन के हेल्प से करते हैं। तो कार्बन की हेल्प से करते हैं बच्चों। और कार्बन का क्या है बच्चों? उन्होंने बताया कि जो कार्बन का मास है उसी को एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया जाएगा, जितना कार्बन का। तो कार्बन का जो मास होता है बच्चों 12 होता है, तो 12 ग्राम को ही 12 एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। तो अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात की जाए बच्चों तो क्या होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन का भी कौन सा एटम बच्चों? जिस कार्बन का मास जो होगा वो 12 ग्राम होगा। कार्बन के 2 एटम है बच्चों, एक तो C12 है और एक C14 है। तो कार्बन का ये वाला आइसोटोप यूज किया जाता है जिसका मास नंबर कितना है बच्चों? 12 ग्राम है। तो 1 एटॉमिक मास इज व्हाट? 1/12 ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ 12 ग्राम। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम विच इज कार्बन 12। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं, कुछ एटम्स हैं जिनको हमें सीरीज से याद करना है और इसी सीरीज से उनके एटॉमिक मास को याद करना है, जिससे हम इनके मोलर मास को फाइंड कर पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 1 to 20 तक एटम है जिससे आपको रिवाइज करना है। ये इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब आप देखोगे बच्चों, ये जितने भी एटम्स हैं इनके जो मास नंबर है लगभग इनके सेम होंगे। जो ओड प्लेसेस पे उनके जो एटॉमिक मास होंगे वो एक ज़्यादा होंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन है बच्चों, जो 1 है, उनका एटॉमिक मास हीलियम का डबल ही है, लगभग जिस नंबर पे है इनसे डबल है। लिथियम बच्चों आपके तीसरे नंबर पे, इसका 1 ज़्यादा है, +1 है इसमें। आप देख सकते हो बेरिलियम बच्चों चौथे नंबर पे, इसमें 1 ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे एटॉमिक मास होंगे जिनका एटॉमिक नंबर से लगभग 1 ज़्यादा होगा। जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 35.5 है। आप कुछ ऐसे होंगे जिनका सिर्फ डबल है, जैसे कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर है, इनका मास नंबर 40 है। ऑक्सीजन देखोगे बच्चों तो ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मास नंबर 16 है।
मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 24 है। ठीक है बच्चों, ये वो एटम है जिनका जो मास नंबर लगभग डबल है। जैसे आपके पास कार्बन 6 है, इसका मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन 7 है, मास नंबर 14 है। इसके अलावा जितने भी आपके पास एटम्स बचेंगे बच्चों, जैसे सिलिकॉन है, इनके 14 है और ये 28 है। ज़्यादातर जैसे सल्फ़र हो गया, इसके 16 है और मास नंबर 62 है। अब कुछ ऐसे एटम्स बचेंगे बच्चों जिनके आपके पास ना मास जो होगा वो इनके एटॉमिक नंबर से बस एक ज़्यादा होगा या फिर एक से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसे आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आप देखोगे बच्चों, एटम्स जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। अभी बच्चों हम पहले मोलर मास निकालना सीख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी एटॉमिक मास सीखा, उसके अकॉर्डिंग अब जो है हमारे पास जैसे कोई मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन सारे एटम्स के मास के जब मास के सम को, मासेस जो होते हैं उनका जब सम हम कर देते हैं, तो जो हमारे पास मास आता है उसे मोलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे होंगे बच्चों, आपके पास 3 एटम है, एक कैल्शियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। आप इनके मास, एटॉमिक मास को इस टेबल की हेल्प से देख करके यहाँ पे लिख सकते हो। मुझे तो याद है, आप और आपको जब भी लिखना हो तो आप इस टेबल की हेल्प से लिख सकते हो। जैसे कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो 40 होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो 16 होता है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। फिर हम इसको लिखेंगे बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि कैल्शियम एक एटम है प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उस ब्रैकेट के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है प्लस एक हाइड्रोजन एटम है। आप कैल्शियम का मास लिखोगे बच्चों तो 40 है प्लस 2, ऑक्सीजन का जो मास है बच्चों वो 16 है और हाइड्रोजन का जो मास है वो बच्चों 1 है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप मैथ को सॉल्व करते हो, 40 प्लस 2 इंटू 17 एंड दैट विल 40 प्लस 34 एंड दैट इज़ इक्वल टू 74 कि इसी तरह से आपको मोलिकुलर मास निकालना है। आप सल्फ्यूरिक एसिड में देख रहे हो बच्चों, इसमें कौन कौन से एटम है। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख रहे हो 3 एटम है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फ़र है, तीसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, सल्फ़र का जो मास नंबर होता है बच्चों 32 होता है और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। फिर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो आप देखोगे जो हाइड्रोजन है वो 2 एटम है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र अकेला है प्लस 4 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। फिर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास नंबर लिखोगे प्लस सल्फ़र का मास नंबर होता है 32 प्लस 4 और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है बच्चों 16 होता है। इसको मैथ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 2 हो गया बच्चों, ये 32 हो गया एंड 16 4 जा 64 आ जाएगा। फिर आप जब इसको सम अप करोगे बच्चों तो आप देखोगे आपके पास एंड इट विल बी इक्वल टू 98 U। ये यूनिफाइड मास का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो बच्चों 3 एटम है, एक सोडियम, सेकंड इज़ ऑक्सीजन, थर्ड इज़ हाइड्रोजन। सोडियम का जो मास नंबर होता है बच्चों वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो मास नंबर है बच्चों आपको पता होगा 16 होता है और हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है। फिर आप जब इसे सॉल्व करते हो बच्चों तो सोडियम के मास नंबर, सोडियम का एटम 1 है आपके पास प्लस ऑक्सीजन का एटम भी 1 है प्लस हाइड्रोजन का एटम भी 1 है, तो सोडियम का मास नंबर प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर प्लस हाइड्रोजन का मास नंबर, जब आप इसे सम अप करोगे बच्चों तो आपके पास जो आएगा वो 40 यूनिफाइड मास आ जाएगा। ये आप खुद कर सकते हो बच्चों। हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास बच्चों वो हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटम है, तो क्या हाइड्रोजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम इन सबको बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो कुछ जो एटम्स है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये अपने फ्री स्टेट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये किसी न किसी एटम के साथ कंबाइन करके फॉर्म बना करके ओर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो एटम्स होते हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव आप बोल सकते हो, तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन हो गया और रेडॉन हो गया, ये अपने फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो
कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स और आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देखोगे बच्चों, तो एक आयन्स, दूसरे हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों वो न्यूट्रल्स होते हैं, जिनमें जितने भी एटम्स होंगे पॉजिटिवली और जितने पॉजिटिव चार्ज के होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज के एटम आकर के कंबाइन होकर के न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये न्यूट्रल होते हैं मॉलिक्यूल बच्चों। दूसरे हैं एनायन। तो एनायन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। कैटायन उसे बोलते हैं बच्चों जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन उसे बोलते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। फिर अगर हम बच्चों आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बच्चों, जब किसी भी एटम्स में जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं और केमिकली बॉन्ड से कंबाइन होते हैं ईच अदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो होते हैं बच्चों ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को शो कर दे, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिसके अगर हम एक इंडिपेंडेंट फॉर्म को ले तो वो पूरी प्रॉपर्टी को, सो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, पूरे एटम की जो प्रॉपर्टी है उसको शो कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का। तो जब हमने H2O लिया, तो H2O जब लिया है ना बच्चों, तो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसने वाटर की टोटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दिया होगा। अब आप जब मॉलिक्यूल्स देखोगे बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट से भी मिलकर के बन जाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स से भी मिलकर के बन जाते हैं। जब आपका मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलकर के बनता है तो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, H2 हो गया, H2 है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन है। आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों। जैसे आपके पास है कुछ एटम H2 है, N2 है, O2 है, ऑक्सीजन, O3 ओजोन हो गए हमारे पास, O3 हो गया, Cl2 डाइक्लोरीन हो गया, F2 हो गया बच्चों। तो ये जो कुछ एटम्स है बच्चों ये होमो मॉलिक्यूल्स हैं। Br2 हो गया, आयोडीन हो गया। जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंड, तो इसमें अलग अलग टाइप के एटम आते हैं। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में एक H आ रहा है, दूसरा Cl आ रहा है, तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वाटर में ही आप देख सकते हो बच्चों, वाटर में दो टाइप के मॉलिक्यूल, दो टाइप के एटम आते हैं, एक हाइड्रोजन आता है, एक ऑक्सीजन आता है, और H2O बनता है बच्चों। जैसे आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें तीन एटम आए, एक हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, तो ये जो हमारे पास एटम आ रहे हैं बच्चों, तो आपके पास कुछ एग्जांपल आ गए होमो एटॉमिक के और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गए, हेट्रो एटॉमिक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, एटोमिसिटी आती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। तो देखो, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी। जैसे कि आर्गन का अकेला एटम एग्जिस्ट करता है तो ये मोनो एटॉमिक होगा, हीलियम का अकेला एटम एग्जिस्ट करता है तो ये मोनो एटॉमिक होगा। ऑक्सीजन का जो एटम है बच्चों, दो एटम भी एग्जिस्ट करते हैं, इसे डाई एटॉमिक भी बोलते हैं। जो ऑक्सीजन का 3 होता है, O3, ये ट्राई एटॉमिक है, ये ओजोन का फॉर्मूला है। तो सल्फर जो होता है, सल्फर आपका S8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ये पॉली एटॉमिक होता है। P4 होता है, फास्फोरस के 4 एटम एक साथ कंबाइन होते हैं बच्चों, ये टेट्रा एटॉमिक है। ये जो H2 है ये डाई एटॉमिक है। तो जब आपके पास एक एटम कंबाइन होते हैं, सिर्फ एक ही एटम एग्जिस्ट करता है, उसे मोनो एटॉमिक बोलते हैं। जब 2 एटम कंबाइन होते हैं उसे डाई एटॉमिक बोलते हैं बच्चों। जब 3 एटम कंबाइन होते हैं तो उसे ट्राई एटॉमिक बोलते हैं, और जब 4 होते हैं तो इसे टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, या 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उसे आप पॉली एटॉमिक बोल देते हो बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों, आयंस के आते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूल पढ़ा, अब जो हमारे पास है बच्चों आयंस है। तो जितने भी एटम्स है, जब वो उनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो हम उसे आयंस बोलते हैं। कुछ जो होते हैं बच्चों एटम्स, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं। ये होते हैं बच्चों कैट आयंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, उन्हें हम एनायंस बोलते हैं। अब हम आयंस के भी टाइप पे पढ़े, तो बच्चों आयन के 2 टाइप है, एक तो मोनो एटॉमिक और दूसरे पॉली एटॉमिक। जो मोनो एटॉमिक होते हैं बच्चों वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले होंगे। जो पॉली एटॉमिक होते हैं बच्चों उसमें एक से ज़्यादा एटम एग्जिस्ट करते हैं, 2, 3, 4 जितने भी हैं। जैसे मैग्नीशियम 2+ जो है बच्चों Mg, और उसके ऊपर 2 उसकी बैलेंसी लिखी हुई है। सोडियम 1+, यानी सोडियम और उसके ऊपर 1 उसकी बैलेंसी। क्लोरीन माइनस, इसका मतलब क्लोरीन और उसके ऊपर 1 उसकी बैलेंसी। एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम और उसकी 3 बैलेंसी। तो ये जो है हमारे बच्चों आयंस
मोनो एटॉमिक आयन्स हैं। पॉली एटॉमिक आयन जैसे बच्चों अमोनिया हो गया, अमोनिया NH4 और उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के एटम। कार्बोनेट बच्चों CO3 और 2 माइनस का चार्ज, यानी कि 2 माइनस का चार्ज, ये 2 इसकी वैलेंसी है। सल्फेट हो गया बच्चों SO4 और 2 माइनस, 2 वैलेंसी आ गई। हाइड्रोक्साइड हो गया OH और उसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज। तो ये बच्चों पॉली एटॉमिक है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम केमिकल फार्मूला अगर हम राइट करते हैं तो केमिकल फार्मूला कैसे राइट किया जाता है। तो जितने भी आपके बच्चों एटम हैं, जब आप केमिकल फार्मूले का नाम बोलते हो तो उनको जब उसको हम सिंबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला तो उसमें जो उनका सिंबल है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सिंपली आपने रिटर्न वे में लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आपसे बोला जाए कि आप इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो आप इनकी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कैल्शियम और OH जो होता है बच्चों हाइड्रोक्साइड का होगा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम बच्चों किसी केमिकल फॉर्मूले को लिख रहे होंगे तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। हम उसकी वैलेंसी और चार्जेस को ज़रूर लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। दूसरा, जब हम केमिकल फॉर्मूले को लिख रहे होंगे और उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं तो मेटल को पहले लिखना होता है बच्चों, मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। नॉन मेटल जो होगा वो उसके बाद में आएगा। जैसे हमने लिखा सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस आ जाते हैं तो उसमें हमें ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है। जब भी हम उसमें नॉन मेटल लिख रहे होंगे या पॉली एटॉमिक लिख रहे होंगे तो पॉली एटॉमिक में जो हमारे पास पॉली एटॉमिक आएगा उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कुछ फॉर्मूले देखो जिसे हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपके पास बच्चों, तो केमिकल फार्मूला लिखेंगे बच्चों। इस केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए हमारे पास NCERT में पेज नंबर 37 पे आपके पास एक टेबल दिया होगा। कुछ एटम्स होंगे और उसके सिंबल्स होंगे आपके पास। जैसे ये मोनो एटॉमिक है आपके पास, ये मोनो एटॉमिक है, अकेले एटम्स हैं और इनके ऊपर सिंगल चार्ज है। मोनो एटॉमिक है, ये भी मोनो एटॉमिक है ये, लेकिन ये मेटल्स हैं सारे के सारे, और ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल हैं। और ये आपके पास पॉली एटॉमिक है जिनको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ये सारे पॉली एटॉमिक है जिनको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ये नॉन मेटल हैं बच्चों और ये मेटल्स हैं। इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं, ये चार्जेस जो हैं ये इनके बैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीचे जो नंबर्स लिखे हैं वो उनके साथ जो एटम्स, इनके साथ जो एटम्स अटैच हैं उनके नंबर्स हैं। तो जो आप बैलेंसी देखोगे वो ऊपर की ओर देखोगे। सपोज एज हम पहला जो केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन और सल्फाइड है। तो आप देख रहे होगे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा सल्फर एटम है। जब भी नॉन मेटल आएंगे बच्चों तो उसमें आइड लग जाएगा। तो जैसे सल्फाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गए, तो ऐसे आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप अगर देखो बच्चों टेबल से, तो आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 मिल रही है, तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 लिख दी। सल्फ़र की वैलेंसी आप देखोगे बच्चों तो सल्फ़र की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो सल्फ़र की वैलेंसी आपने लिख दिया 2। अब इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, और जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, H2 और S। सिमिलरली आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहे हो बच्चों, तो एक ये किससे, कौन से 2 एटम से मिल रहे हैं, कैल्शियम से, और दूसरा कार्बोनेट से। अब अगर आपको बैलेंसी याद नहीं है तो आप इस टेबल पे आओगे। इस टेबल से आप देखोगे कैल्शियम की क्या बैलेंसी है, तो कैल्शियम की 2 बैलेंसी है। कार्बोनेट की बैलेंसी देखोगे तो उसकी भी बैलेंसी 2 है। तो आपने देखा इसकी बैलेंसी भी प्लस है और इसकी भी बैलेंसी माइनस है, तो है दोनों की बैलेंसी 2। इसके बाद जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, और फिर आपने इसे मोनो एटॉमिक इसको ऐसे लिख दिया। पॉली एटॉमिक आयन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर आपने जो लिखा सिंबल तो CA2 हुआ और ब्रैकेट के अंदर CO3 का होल ट्वाइस हुआ। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों, हम इसे सिंपलेस्ट होल रेशो में लिखेंगे, तो इन 2 और इस 2 को सिंपलेस्ट रेशो में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कैल्शियम और कार्बोनेट थ्राइस। थर्ड आता है बच्चों हमारे पास अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम आप देखोगे बच्चों, अमोनियम भी पॉली एटॉमिक है और सल्फेट जो है वो भी बच्चों एक पॉली एटॉमिक है। तो फिर आपने जब इसे लिखा बच्चों तो अमोनियम NH4 और सल्फेट है बच्चों SO4। इन दोनों को आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे बच्चों, और इसकी जो वैलेंसी होती है आप इनको नीचे लिखोगे।
अमोनियम की वैलेंसी आप देखोगे बच्चों तो अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। अमोनियम की वैलेंसी 1 लिख लिया आपने और सल्फेट की वैलेंसी 2। इसको इसके पास और इसको इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंड करना है आपको। तो अमोनियम NH4 इसके ब्रैकेट के नीचे 2 और जिसके ब्रैकेट के नीचे 1 आता है बच्चों हम उसे 1 को लिखते नहीं है तो उसका ब्रैकेट हटा देंगे SO4। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों 2 एटम से मिलकर के बन रहे हैं। कौन से 2 एटम है? एक एल्यूमिनियम है, दूसरा क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर आप देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला बना है एल्यूमिनियम 1, तो 1 नहीं लिखते, Cl3। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास कुछ और फॉर्मूले। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखोगे तो आपने लिखा एक एल्यूमिनियम, दूसरा ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एल्यूमिनियम ट्वाइस एंड ऑक्सीजन थ्राइस। फिर आप देखते हो बच्चों सोडियम कार्बोनेट, तो आपने लिखा सोडियम और दूसरा लिखा कार्बोनेट। आप देख सकते हो बच्चों सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। आप इस टेबल की हेल्प लेकर के जिस सबकी वैलेंसी को देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे बच्चों ये सोडियम के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये कार्बोनेट के पास, तो यू विल गेट Na2CO3। फिर हमारे पास आता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक है, इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बच्चों। इसे भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं लेकिन इसके पास 1 आ रहा है तो फिर बाद में ब्रैकेट को हटा देते हैं। आपने देखा बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, ये इसके पास और ये इसके पास। यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी ट्वाइस। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप देखोगे बच्चों एक कार्बन दूसरा क्लोरीन एटम है, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो ये जो होगा बच्चों आपके पास आ गया CCl4। नेक्स्ट बच्चों आप उम्मीद है आप लोग केमिकल फार्मूला बनाना सीख गए होंगे। आप NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आया है बच्चों वो है मोल कॉन्सेप्ट।